हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं आज एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूजफुल टॉपिक लेके आपके सामने, दैट इज कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन विद इन 20 मिनट्स। यानी कि एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं एंटायर जो आपका बायोलॉजी का कोर्स है, जो 13 चैप्टर्स हैं जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक बार क्विक शॉर्ट रिकैप मार लेते हैं और आप भी मेरे साथ में एक बार ये देख लो कि आपने ये सारे टॉपिक्स क्या फटफट ब्रशअप कर लिए हैं। ठीक है, तो फटाफट से सारे चैप्टर्स को एक क्विक सा रिवीजन देते हैं, कोशिश करते हैं हमारा जो टारगेट है विद इन 20 मिनट्स वो पूरा हो जाए। तो फटाफट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो फॉर इट। सो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 जो है वो 16 मार्क्स का है। ठीक है, विच कंटेन 3 चैप्टर्स, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तीनों में से मिला के 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। कोई ऐसा फिक्स नहीं है इसमें से इतना, इसमें से इतना, इसमें से इतना, बस 16 नंबर के क्वेश्चंस तीनों में से कहीं से आ सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है 5 नंबर का क्वेश्चन एक इस चैप्टर से लिख लो, आएगा ही आएगा, मैं कह रही हूं। तो एक इसमें और इसके और ऑप्शन में, ठीक है, जो 5 नंबर के क्वेश्चंस 3 आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर का होगा और उसी में और लगा के दूसरा क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से होगा फॉर श्योर। ये मार्केट आएगा ही आएगा। और इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको की पॉइंट्स क्या पढ़ने हैं। देखो सबसे पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे, दैट इज व्हेन द पॉलन ग्रेन जो फाइनली बनता है अल्टीमेटली बाय मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस, देन माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, दे मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन, बन गया मेल गैमेट, इसी के अंदर आ गया। उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, याद है ना कि पहले मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, याद है, फिर 4 मेगास्पोर से 1 फंक्शनल और 3 डीजेनरेट हो गए और 3 तो ये फंक्शनल वाला जो है ये फर्दर जो है ये एम्ब्रियो सैक में डेवलप करता है। फर्दर मतलब यहां तक बात नहीं रुकती है, एम्ब्रियो सैक बनता है, दैट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट वाला, याद है। तो ये यहाँ में मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया। नाउ ये दोनों गैमेट्स अब बन चुके हैं, तो अगला क्या होएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। हालांकि इससे ठीक पहले आपको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में आपको जो मेल गैमेट पॉलन बना है वो फीमेल तक कैसे पहुंचता है, उसके बहुत सारे तरीके हमने पढ़े हैं बच्चों, बुक में आपके दिए हुए हैं। जिटनोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी, उनके फायदे नुकसान सारा वो कर लिया। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो हम जानते हैं एंजियोस्पर्म्स का यूनिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, जहां पर एक मेल गैमेट और मेल न्यूक्लियस और दूसरी तरफ 2 पोलर न्यूक्ली एंड 1 मेल गैमेट। तो ये ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिनगैमी, एक तरफ तो सिनगैमी होता है और दूसरी तरफ ट्रिपल फ्यूजन होता है, और इसी दोनों को मिला के बनता है डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये कर लिया। उसके बाद में ओवरी फ्रूट बनेगा, ओव्यूल सीड बनेगा। उसके अलावा 2 यूनिक टॉपिक्स हैं, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, कि एट टाइम्स क्या होते हैं सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं और कुछ सीड्स में मोर देन 1 एम्ब्रियो होता है, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। हो गया चैप्टर खत्म। दिस इज क्विक ब्रश अप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर भी ये मतलब क्विक सा ब्रश अप क्या है, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि इसमें आपको पढ़ना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, बहुत ही आसान सा है स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा है oogenesis। oogenesis थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने हमेशा पढ़ाते समय आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देने बोला है, एक तो एग या ओवा का डेवलपमेंट और दूसरी तरफ फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। 2 चीज़ों को आपको साथ लेके चलना होगा। जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल डेवलप बना तब यहाँ पर प्राइमरी oocyte होता है, जब ये सेकेंडरी और टर्शरी होता है तब पहला मियोसिस इसका कंप्लीट होता है टर्शरी फॉलिकल में। फिर जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है तब ये ऑलमोस्ट मतलब सेकेंडरी oocyte या ओवा ही कहते हैं वो बन चुका होता है। फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में उसके 2 सीन है ना। जैसे ही oogenesis हो गया तो ओव्यूलेशन हो गया, तो उसके साथ 2 सीन है, या तो वो फर्टिलाइज होगा
तो प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांटेशन फर्दर, कि कैसे इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी होएगा, और अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अच्छा खासा वो जो तीनों फेज है वो रट के जाना। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा और इन्हीं मेन 3 टॉपिक से आने हैं, ठीक है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें वो जो चार्ट बना हुआ है ना, फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेटरी फेज आ जाता है, देन सिक्रेटरी फेज, देन आपका ल्यूटल फेज। तो ये जो भी फेजेस हैं इनको ध्यान से याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज, देन प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज हो गया, एंड ल्यूटल फेज। तो ये तीनों फेजेस रट के चले जाना, चार्ट रट लेना किस समय क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से दोनों के बीच का डिफरेंस, स्पर्मेटो एंड oogenesis के बीच का डिफरेंस एंड ऑल दैट। तो दिस इज हाउ दिस चैप्टर विल डू। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये आसान सा है, अपने को ज्यादा ध्यान थोड़ा यहाँ देना पड़ेगा। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल मेजर्स और STIs एंड इनफर्टिलिटी, ये 3 टॉपिक्स इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बर्थ कंट्रोल में कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज करेंगे वो पूछ लेंगे आपको, और STIs एंड इनफर्टिलिटी। STIs भी आसान है, कौन सा बीमारी कौन से उससे होता है, एंड इनफर्टिलिटी जो अपने जिफ्ट, गिफ्ट, AI, IUI, ICSI, ये सारे टेक्नोलॉजीज रट के जाना। और इसमें मैंने हमेशा सिखाया है सिचुएशन कि किस तरह की प्रॉब्लम में कौन सा जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी आर्ट कौन सा यूज होगा वो आपको पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। तो ये 2 मेन टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट, जेनेटिक्स। यहाँ ये आ गए हम यूनिट 7, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है वो जेनेटिक्स यूनिट में आता है, और जेनेटिक्स यूनिट द महारथी 20 मार्क्स का ये पूरा यूनिट है, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स, देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। लेकिन जो मेजर चंक है वो प्रिंसिपल्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ही होल्ड करेगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन इससे और मॉलिक्यूलर बेसिस से फॉर श्योर आएगा, लिख लो आप लोग। एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसी यूनिट से आना है। तो इसमें आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्रॉस आता ही है, अब तो प्रैक्टिस कर लेना। इसमें इनहेरिटेंस ऑफ 1 and 2 जीन हो गया, एंड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस इसी में आ जाएगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस और सीड्स एंड उनके सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब बहुत ध्यान से कर लेना। लिंकेज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जो मॉर्गन के ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट्स थे उसको अच्छे से करके रख लेना आप लोग, क्योंकि वो जो क्रॉसेस थे वो सेक्स लिंक्ड थे। तो X और Y मेल फीमेल वाला क्रॉस था, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड दैट टू सेक्स लिंक्ड, तो क्रॉस प्रैक्टिस करके जाना ये वाला। मोर द लिंकेज लेस द रिकॉम्बिनेशन, मोर रिकॉम्बिनेशन विल हैपन व्हेन लिंकेज इज लेस, तो ये ध्यान रखना है। पॉलीजीनिक दैट इज स्किन कलर, याद है, बहुत सारे जीन मिलके जब एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और उसका जस्ट ऑपोजिट प्लियोट्रॉपी हो जाता है, जहाँ पे एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया। तो उसमें एक एंजाइम नहीं बन पाता है, और उस एंजाइम ना बनने की वजह से जो फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन नहीं बन पाता है, अमीनो एसिड रिमेंबर कम हार्मफुल होता है, और फिर वो नहीं बन पाता तो वो एक्यूमुलेट होता है, तो 10 तरह की और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक ही जीन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो प्लियोट्रॉपी है। इसमें आपको ब्लड ग्रुप्स, मल्टीपल एलिलिज्म, ये सब, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो सारी फीचर्स छोटे छोटे जो टॉपिक्स है सब रट के जाना है अच्छे से। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके जो लास्ट में है, जिसमें आपने हीमोफीलिया है, फिनाइल कीटोनूरिया है, थैलेसीमिया है, ये सब क्यों होता है, किस लिए, क्या रीज़न है इसके, और क्यों हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस क्यों मोर ऑफ मेल्स में है, फीमेल्स में नहीं है, ये सारी चीज़ें अच्छे से रट के चले जाना, ठीक है। तो वो हो गया। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपके इधर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन क्यों है, क्योंकि वो म्यूटेशन या म्यूटेशंस की वजह से होते हैं, और जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, इसलिए होता है। सो एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, तो एन्यूप्लॉइडी के 3 एग्जाम्पल्स है, डाउन सिंड्रोम दैट इज ट्राइसोमी ऑफ जनरल बॉडी सोमैटिक क्रोमोसोम, एंड
टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ये 3 सिंड्रोम्स याद करके चले जाना विथ सिम्टम्स, तो ये चैप्टर सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, द मेजर चैप्टर, सबसे ज़्यादा तंग करने वाला चैप्टर है, जिसमें डीएनए और आरएनए के फीचर्स आप याद करके चले जाना बिल्कुल, दोनों में क्या डिफरेंस है ना। फिर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में एक तो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट आ गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, देन ऑसवाल्ड आवेरी और मैकार्टी मैक्लियॉइड, ऑसवाल्ड आवेरी, इन सब के जो एक्सपेरिमेंट्स थे बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो याद करना, फिर हर्शी एंड चेज, एंड फाइनली डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रूव हो गया था। फाइन, उसके ठीक बाद में आ जाता है कि जब डीएनए पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर ऑब्वियसली रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यहाँ तक बात गई, तो सेंट्रल डॉगमा। तो रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा दैट डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाता है, तो वो सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर, जो मिसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है, रट के चले जाना कैसे क्या किया था। ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए टू आरएनए इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, फिर वो आरएनए राइबोसोम्स पे जाता है और कैसे प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये इस जगह पे तो पूरा ये चैप्टर, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स तो एक बार याद हो ही जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेसेस है ना, ये जान खाते हैं, तो इन प्रोसेसेस को थोड़ा अच्छे से हैंडल करना। जैसे इस वाले में ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शंस में क्या डिफरेंस है, क्यों यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यू नो, ऑल दीज थिंग्स। ट्रांसलेशन है तो भाई टीआरएनए का क्या फंक्शन है, अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए क्या है, ऑल दीज थिंग्स अच्छे से करके जाना। जेनेटिक कोड, उसकी प्रॉपर्टीज, रेप्लिकेशन में भी सेमी कॉन्जर्वेटिव है तो क्यों है, रेप्लिकेशन फॉक क्या है, डायग्राम भी बनाने आ सकते हैं सारा। एंड चैप्टर का जो एंड पार्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये तो वैसे ही जान खाता है क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो इसमें कैसे दो जो टेक्निक था ह्यूमन जीनोम को आइडेंटिफाई करने का, एक था ESTs और दूसरा था, मैंने आपको कराया था, रैंडम शॉटगन सीक्वेंसिंग, जो कि टुकड़ों में काट के और फिर सीक्वेंसिंग जो करी जाती है, तो वो था। और उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट। तो इन सब के प्रिंसिपल्स अच्छे से करके जाना। 5 मार्क के क्वेश्चन बच्चों यहाँ से फॉर श्योर आएगा, ये लिख लो आप लोग, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गए, द होल चैप्टर हैज़ दिस ओनली, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है, क्यों ये स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल दो, सारे एक्सपेरिमेंट्स आ गए। एक्सपेरिमेंट्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसका कौन सा एक्सपेरिमेंट, तो याद रख लेना, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग, मैक्लियॉइड मैकार्टी आवेरी का बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हर्शी एंड चेज वो वाला जिसमें बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिवली लेबल किया था उसके जेनेटिक मटेरियल को, वो वाला। एंड सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर, दैट इज मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने हेवी नाइट्रोजन लिया था, ठीक है, और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया था। तो एक्सपेरिमेंट्स याद रखना, क्योंकि इसका उसमें उसका इसमें करके बच्चे आ जाते हैं, वो मत करना। सो दिस इज हाउ द होल चैप्टर इज सॉर्टेड, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, बहुत हिसाब से हैंडल करना है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ आते हैं हम लोग एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ये थैंकफुल है, मतलब ये बहुत ही अच्छा, इसको तो हाथ जोड़ो कि तंग नहीं करेगा ज़्यादा। अब देखो इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ है या डार्विन की थियरी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यही सारी नेचुरल सिलेक्शन, इसी सब की बात हो रही है। अडेप्टिव रेडिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ही जोग्राफिकल एरिया में बहुत जो एंसेस्ट्रल स्टॉक है वहाँ से बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्पीसीज़ का डेवलप करना, लेकिन एक ही जोग्राफिकल एरिया में, सो दैट इज़ अडेप्टिव रेडिएशन, है ना। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एंड हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। यहाँ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल यही बोलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, चल रहा है, आराम से चल रहा होता है, जैसे हमारा ह्यूमन हाइट है, एक जनरल हाइट फॉलो हो रही है लोगों की, है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर तरह से एक ही तरह का हाइट कंटिन्यूसली चलने लगा अगर, तो फिर वो डायरेक्शनल की तरफ हो गया। तो इस तरीके से हार्डी-वेनबर्ग बोलता है कि अगर जीन फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मली 1 होता है, ज़रा सा भी वो कहीं हिला, यानी कुछ डिफरेंस आए, चेंजेस आए, तो वो चेंजेस क्यों आते हैं, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, रिकॉम्बिनेशन है, माइग्रेशन है, तो इस तरीके से आते हैं। तो वो सब आपको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम,
एक ये अडेप्टिव रेडिएशन और डार्विनियन थियरी तो आती है, खैर पढ़ा हुआ है पहले भी, तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो एवोल्यूशन ये हो गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, नाउ वी एंटर इनटू द 8th यूनिट। 8th यूनिट जो है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 12 मार्क्स का यूनिट है और 2 ही चैप्टर है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और दूसरा माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स छोटू सा चैप्टर है तो चंक मेजर इसके हाथ में है और इसके पास में कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, तो सारे डिजीजेस और उनके सिम्टम्स रट लेने हैं। इम्यूनिटी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, सारा रट लेना है। एड्स, इसके रेट्रोवायरस का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैंसर के तो डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेटास्टैसिस पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ में तो यहाँ वाले पार्ट में तो देखो थोड़ा सा लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन ये रटने का पार्ट है क्योंकि कौन सा ड्रग, जैसे ओपियोइड्स है वो पेपावर सोमनीफेरम, हेरोइन पेपावर सोमनीफेरम, कैनाबिनॉइड्स कैनबिस सटाइवा, कोकेन एरिथ्रोजाइलम कोका, तो ये सोर्सेस रटना है और इनके जो इफेक्ट्स है ये रट के जाना, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैंडल करने हैं, ठीक है। देन माइक्रोब्स, ये आसान है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये तो बस ये है कि कौन सा माइक्रोब क्या बनाता है, फटाफट रटते जाओ। हाउस होल्ड में दही हो गए, चीज़ हो गए, बटर हो गए, टॉडी वगैरह। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ गए एंटीबायोटिक्स एंड अल्कोहल बेवरेजेस, वो कैसे बनते हैं, डिस्टिलेशन, सीवेज ट्रीटमेंट, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड बायोगैस प्रोडक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्लॉक्स वाला जो एरोबिक ट्रीटमेंट होता है एरेशन टैंक्स में, वो वाला ज़्यादा पूछा जाता है। बायोगैस प्रोडक्शन में गैसेस की कॉम्बिनेशन ज़्यादा पूछी जाती हैं। एंड बायो फर्टिलाइज़र, ये वाला, ये चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, मतलब सोर्सेस पूछ लेते हैं कौन क्या करता है। तो आसान है, रटने का चैप्टर है, इजी है, ठीक है। और ये यूनिट खत्म होता है। देन यू हैव अनदर यूनिट दैट इज अगेन 12 मार्क्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो ये वाले 12 मार्क्स का पूरा यूनिट है। अब ये 6 में दो ही चैप्टर है, एक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा एप्लीकेशन। तो दोनों को 2 उसमें डिवाइड मत कर देना, मतलब 6 नंबर में कुछ भी आ सकता है, कोई ज़्यादा वेटेज का होगा, दूसरा कम भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा रहेगा। बस ये है कि यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का डायग्रामेटिक वो भी पूछे जा सकते हैं। तो मेन कैसे होता है, आरडीएनए बनाते कैसे हैं, वो सारा यहाँ है। कैसे ज़्यादातर एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरसेस का यूज़, कैसे डीएनए जो आरडीएनए बनाया है सेल के अंदर कैसे पहुँचाया जाएगा, कॉम्पिटेंट सेल्स कैसे बनाओगे, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सब मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको रट के चले जाना अच्छे से और डायग्राम्स इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देन कम्स टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें तो ये है कि एग्रीकल्चर और मेडिसिन 2 फील्ड्स मेन है। एग्रीकल्चर में आपके बीटी कॉटन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आरएनए इंटरफेरेंस पेस्ट वाला। देन मेडिसिन वाले में इंसुलिन प्रोडक्शन और सबसे इम्पॉर्टेंटली वो एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी। तो बोन मैरोस, वो 3 नंबर पे आ जाते हैं कि 3 तरह के ट्रीटमेंट बताओ और ये भी बोलो कि परमानेंट क्योर क्यों नहीं है। तो ये सब आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो वो अच्छे से, ये दोनों वाला पार्ट अच्छे से रट लेना। ट्रांसजीनिक एनिमल में वो जो 5 यूजेस हैं वो अच्छे से याद कर लेना कि क्यों ट्रांसजीनिक बनाए जाते हैं। तो एक डिजीज स्टडी करने के लिए, एक ड्रग्स को, केमिकल्स को, इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाने के लिए एंड ऑल दैट। तो वो सारे उनके यूजेस रट के जाने हैं। देन आते हैं लास्ट यूनिट जो सिर्फ 10 नंबर का है और पोर्शंस, कटे कटे पार्ट है तीनों चैप्टर में। जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको सिर्फ पॉपुलेशन पढ़ना है और पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशंस वाले में ग्रोथ मॉडल्स हैं 2 आपके, लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दोनों इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के चांसेस रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जो सारे इंटरेक्शंस दे रखे हैं आपके, प्रेडेशन है, कंपटीशन है, म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, तो पैरासिटिज्म है, सब रट के चले जाना। ओके, तो चैप्टर रटने का है, आराम से रटो, बस यही 2 टॉपिक्स है, तो देख लेना आप लोग। इकोसिस्टम, इसमें ये तो बहुत ही आसान है, फूड चेन पढ़ लो, फूड वेब पढ़ लो और इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ लो, खत्म काम। इकोलॉजिकल पिरामिड में सिचुएशन दे देंगे कि ये इन्वर्टेड कब हो जाएगा और अपराइट कब हो जाएगा,
तो ये सिचुएशंस के हिसाब से पिरामिड्स पढ़ लो, काम खत्म। पिरामिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फूड चेन, और जो फूड चेन है उसमें डीएफसी जो डेट्रिटस फूड चेन है और ग्रेजिंग फूड चेन, ये दोनों फूड चेन में क्या डिफरेंस है, क्यों दोनों कनेक्टेड है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और डिकम्पोजिशन वाला पार्ट में कंटेंट ज़्यादा है, एनपीपी जीपीपी ये सब अच्छे से करके चले जाना। ये चैप्टर छोटा सा आसान सा है। एंड देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, द लास्ट चैप्टर। इसमें स्टार्टिंग में बायोडाइवर्सिटी, क्यों अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, दूसरों जगह पे टेम्परेट एरियाज में क्यों कम है, पोलर एरिया में कम है, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा है, ऐसा क्यों करके ये स्टार्टिंग है। देन देर इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के और ऑप्शन में आने का ये भी चांस रखता है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो ये बहुत अच्छे से करके जाना। और कॉन्जर्वेशन टेक्निक्स, इन सीटू एक्स सीटू कॉन्जर्वेशंस जो होते हैं, ये सब अच्छे से करके चले जाना, एंड ये चैप्टर भी आराम से हो जाएगा। एंड प्लीज सपोर्ट योर आंसर्स विद डायग्राम एज मच एज पॉसिबल, जितना करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। लेकिन ये नहीं कि टाइम वेस्ट करके बना रहे हो, वो भी नहीं करना। जहाँ बोला है वहाँ तो बनाना ही है नीटली, लेकिन जहाँ नहीं बोला है वहाँ भी नहीं समझ आ रहा तो फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझाना, बस खाली मत छोड़ना आंसर। तो बच्चों ये हो गया, हमने कोशिश करी कि 20 मिनट्स में आपका ये पूरा एंटायर बायोलॉजी रिकैप हो जाए। तो इन टॉपिक्स को ध्यान से करो एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर योर एग्जाम। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।